नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे रीट एग्ज़ाम 2020 लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स और यूनिट फर्स्ट का भाग 2 अपने पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग लास्ट वीडियो में अपने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, और इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और इनके क्वेश्चनों के आंसर मैं वीडियो के एंडिंग में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये आंसर कैसे आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पूर्ण संख्याओं के गुण। तो पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले बात आती है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इनके लिए समवर्त है या नहीं, यानी क्लोज्ड है या नहीं। तो अब इनमें से कोई भी संक्रिया लगाओ और उसमें संक्रिया लगाने के बाद आंसर जो मिल रहा है वो पूर्ण संख्या मिल रही है तो वो समवर्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे सबसे पहले बात करें कौन से, प्लस के लिए। तो प्लस के लिए बात करें तो पूर्ण संख्याएं प्लस यानी योग के लिए समवर्त होती है। कैसे? एग्जाम्पल जैसे लिया, 2 एक होल नंबर है प्लस 5 एक होल नंबर है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिला? 7। ये भी एक पूर्ण संख्या है। 0 में आप कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ दो, आंसर क्या मिलेगा? 0 + 5 कितना होगा? 5। तो ये भी क्या, एक पूर्ण संख्या है। इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है? समवर्त होती है। दूसरी अगर बात करें माइनस के लिए, तो पूर्ण संख्याएं माइनस के लिए, यानी इसको बोलेंगे वैकलन। शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो ये वर्ड आएगा वैकलन। तो इसके लिए ये क्या होती है? असमवर्त होती है, समवर्त नहीं होती। इसके लिए, माइनस के लिए, जैसे एग्जाम्पल लिया कि 2 - 1, तो आंसर मिल रहा है 1। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अगर मैंने कहा 3 - 5, तो आंसर मिल रहा है -2, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या है? एक पूर्णांक है। इसलिए पूर्ण संख्याएं वैकलन यानी माइनस संक्रिया के लिए असमवर्त होती है, समवर्त नहीं होती। तो बात करें अपने जोड़, गुणा, बाकी और भाग की पूर्ण संख्याओं के गुण की। तो तीसरा बात अगर करें गुणा की, तो वो देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए, गुणन के लिए समवर्त होती है। गुणन के लिए क्या होती है? समवर्त होती है। कोई भी दो संख्या उठा लो, जैसे 2 × 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 भी एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगर मैंने कहा 3 × 5, तो आंसर कितना मिला? 15। तो 15 भी क्या? एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवर्त है। चौथा अगर बात करें कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवर्त है या नहीं, तो ये होगा असमवर्त, यानी समवर्त नहीं होती। भाग के लिए समवर्त नहीं होती। कैसे? जैसे मान लो 10 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या, 10 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 5। तो 5 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि समवर्त है, लेकिन सभी संख्याओं के लिए नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 15 और भाग दिया 7 से, तो 15 में 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ये क्या बन गया? एक परिमेय संख्या बन गया। तो अपने बात करें पूर्ण संख्या की, तो आंसर मिल रहा है परिमेय संख्या। इसलिए पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती। चलिए अब इनके करते हैं कर्म विनिमयता और सहचार्य गुणधर्म के बारे में डिस्कस। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपने कर्म विनिमयता। तो पूर्ण संख्याओं में योग के अंतर्गत कर्म विनिमयता किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्याओं में योग के अंतर्गत सहचारी ये नियम या सहचारिता किसे कहते हैं? तो कर्म विनिमयता जो होती है वो 2 संख्याओं के बीच में तुलना की जाती है। कितनी संख्याओं के बीच में? 2 संख्याओं के बीच में। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, जैसे a और एक दूसरी b, और सहचारी में 3 संख्याओं को हम लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म विनिमयता की, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नाम से पता चल रहा है कर्म विनिमय, यानी 2 संख्याओं का क्रम चेंज कर दें, यानी लेफ्ट को राइट कर दें, राइट को लेफ्ट कर दें, और योग के अंतर्गत
तो कर्म विनेता नियम योग के अंतर्गत भी होगा, कर्म विनेता अपने गुणन के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, कर्म विनेता अपने व्यकलन के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, कर्म विनिमेयता अपने भाग के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योग के अंतर्गत। तो जैसे मान लो दो संख्या है, एक a और दूसरी b है, योग के अंतर्गत मतलब जोड़ किया, तो a प्लस b और बराबर में b प्लस a कर दें, तो अगर ये दोनों का मान बराबर आ रहा है तो ये कर्म विनिमेयता नियम के अंतर्गत क्या है, योग के अंतर्गत कर्म विनिमय होगा, यानी कर्म विनिमय होगा, यानी कर्म चेंज कर दो तो भी आंसर पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लेते हैं कोई भी, जैसे 2 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 कर दो या 5 प्लस 2 कर दो, आंसर कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 2 7, तो जो 7 है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इनको बोलते हैं कर्म, यानी 2 का कर्म या पहले 2 या फर्स्ट पे है और यहाँ 2 क्या हो गया, सेकंड पर चला गया, तो ये 2 संख्या है, कर्म चेंज कर देना। अगर अपने करें कि 10 और 15, 10 प्लस 15 या 15 प्लस 10 कर दें तो आंसर क्या मिल रहा है, 25 ही मिलेगा। तो 25 एक पूर्ण संख्या है। तो इसको बोलते हैं कर्म विनिमेयता नियम। किसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत कर्म विनिमेयता नियम का पालन होता है, किसमें, पूर्ण संख्याओं में। चलिए अब बात करते हैं सहचारी। सहचारी में अपने कितनी संख्या लेंगे, 3 संख्या लेंगे, a, b और c, मान लो 3 संख्याएं ले ली, और योग के अंतर्गत सहचारी नियम का पालन होता है या नहीं होता सहचारी में। तो इसके लिए अपने डिस्कस करेंगे कि योग के अंतर्गत तो तीनों संख्याएं योग में लिखते हैं, जैसे a, b और c, और बराबर में a प्लस b प्लस c, ऐसे लिखा। अब सहचारी नियम में 3 संख्याएं लेंगे, पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लास्ट वाली 2 संख्या को ऐड करो, लास्ट वाली 2 संख्या को ऐड करके पहली संख्या में जोड़ो, या फिर पहली 2 संख्या को ऐड करके तीसरी संख्या में जोड़ो, तो आंसर क्या मिलता है, एक पूर्ण संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5, तो प्लस है, तो क्या कहेंगे, योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं सहचारी नियम का पालन करती है। क्या बोलेंगे, योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं सहचारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नियम के अंतर्गत संवर्त होगी। यहां देखिएगा 3 और 2 जोड़ो कितने हो गए, 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो 3 प्लस 5 जोड़ो कितने हो गए, 8, और फिर ये 2 जोड़ो तो आंसर कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसी तरह से अब लास्ट वाली ऐड की, अब पहली 2 संख्याओं को जोड़ो, यानी इन 2 को, 2 और 3 कितने हो गए, 5, और फिर 5 जोड़ो, कितना मिल रहा है, आंसर 10 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सहचारी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, लागू होगी। चलिए अब अपने बात करते हैं व्यकलन के अंतर्गत। चलिए जी, अब बात करते हैं व्यकलन यानी माइनस के अंतर्गत। माइनस के अंतर्गत कर्म विनिमेयता नियम का पालन होता है या नहीं, सहचारी नियम का पालन होता है या नहीं। तो इसमें पालन नहीं होता, या अपने ये कह सकते हैं कि व्यकलन के अंतर्गत कर्म विनिमेयता और सहचारी संवर्त नहीं है। कैसे, अभी पढ़ा है, कर्म विनिमेयता क्या था, 2 संख्याएं ली a और b, और बराबर में क्या है, b और a, यानी इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया। अब बात आ रही है व्यकलन की, तो यहाँ व्यकलन का मतलब है माइनस लगा दो, यहाँ माइनस। तो अब कुछ एग्जाम्पल लो, ये कर्म विनिमेयता का नियम पालन नहीं होता, तो यहाँ नॉट इक्वल लगाएंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो 2 माइनस 7 लिखा और इधर लिखा 7 माइनस 2, इनको चेंज कर दिया, 7 2 की जगह चला गया और 2 7 की जगह आ गया, तो 7 माइनस 2 कितना मिल रहा है, आंसर 5 मिल रहा है, और 2 माइनस 7 में आंसर कितना मिल रहा है, -5। तो ये दोनों बराबर नहीं है, -5 संख्या और यहाँ +5 है, तो बराबर नहीं है। तो व्यकलन के अंतर्गत कर्म विनिमेयता का पालन नहीं होता, किनका, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है। हाँ, अगर इंटीजर की बात करें यानी पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में पालन होता है। चलिए अब बात करते हैं सहचारी का। तो सहचारी में अपनों ने पढ़ा था कि 3 संख्याएं लेंगे a b c, तो इसका जो फॉर्मूला अगर कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म जो कह सकते हैं वो ये होती है कि अगर 3 संख्याएं ली a b c और बराबर में 3 संख्याएं ली a b और c, अब कौन से संक्रिया के अंतर्गत है, जोड़ है, गुणा है, भाग है, क्या है, तो अपने बात करें व्यकलन के लिए, तो इन संख्याओं के बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो यहाँ, तो a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। अब ये कह रहा है कि सहचारी कह रहा है कि 2 संख्याओं
लास्ट वाली दो संख्याओं का अंतर फिर पहली वाली संख्या में से घटाएं तो मान, या फिर पहली दो संख्याओं का अंतर लास्ट वाली संख्या में क्या करें, घटाएं तो बराबर आए तो वो सहचारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे अपने संख्या लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, कोई भी संख्या ले सकते हो। यहाँ इन दो संख्याओं को माइनस किया और इधर इन दो संख्याओं का क्या, माइनस किया, और यहाँ जो बच गया वहाँ भी क्या कर देते हैं, माइनस। अब देखिए बराबर आता है कि नहीं आता, तो 1 माइनस 2 में से 3 गया -1, 2 में से 3 गया -1। अब माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, यहाँ आंसर मिला 2। इसी तरह से इस साइड में देख लो कि 1 में से 2 गया -1 और इधर है -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और ये -3, तो अब ये मिलके कितने हो गए, -1 और -3 कितने हो गए, -4, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब व्यकलन के अंतर्गत सहचारी नियम का पालन नहीं होता। किसमें, पूर्ण संख्याओं में। और पूर्ण संख्याएं आपको पता है 0 से 1 2 3 आगे तक चलती रहती है, तो 0 भी इसमें ले सकते हैं, तो यहाँ नॉट इक्वल लगा देंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये कहलाएगी व्यकलन के अंतर्गत सहचारी नियम का पालन नहीं होता, और ये कंडीशन आ जाए तो कहेंगे व्यकलन के अंतर्गत कर्म विनिमयता का नियम पालन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने गुणन के अंतर्गत। चलिए जी, गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमयता पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं, सहचारी होती है या नहीं। बात करें अपने पूर्ण संख्याओं के बारे में, सिर्फ पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और सिलेबस में यही है। तो अब देखिए गुणन के अंतर्गत का मतलब कर्म विनिमय वही दो संख्याएं a और b, और बराबर में इन दोनों के बीच में, पहले ये देखो a गुणा b, गुणन के अंतर्गत देख रहे हैं तो a गुणा b बराबर हो जाए गुण b गुणा a। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो इसका मतलब कर्म विनिमय का नियम लागू होता है, किसमें, पूर्ण संख्याओं में गुणन के अंतर्गत। अब जैसे कोई भी दो संख्या ले लो, 2 और इधर ले लिया मैंने 0, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 गुणा 0 या फिर 0 गुणा 2, तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसके लिए अपने क्या कहेंगे कि गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमयता का नियम का पालन होता है, किसमें, पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, कोई भी दो संख्या ले लो, 2 गुणा 15 ले लो और 15 गुणा 3 करो, सॉरी 2 करो, तो 15 और 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 15 30, और 15 गुणा 2 भी कितना होता है, 30 ही होता है, तो 30 बराबर 30, इसका मतलब ये लागू हो रहा है। तो गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय का नियम पालन होता है। चलिए अब बात करते हैं सहचारी। सहचारी में 3 संख्याएं लेंगे, a b और c। अब जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी 2 गुणा 3 गुणा 5, और इधर लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका क्रम चेंज नहीं करना, सहचारी में 3 संख्याएं लेंगे, पहली अंतिम दो संख्याओं का गुणा करें और फिर पहली संख्या के साथ गुणा करें, जो आंसर मिल रहा है वही राइट साइड में यानी बराबर में पहली 2 संख्या का गुणा करके फिर तीसरी संख्या के साथ गुणा करें। अगर आंसर समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो वो पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचारी कहलाएगी। अब देखिएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया, 3 5 15, ठीक है, और 15 दुआ ये कितना हो गया, 30, तो आंसर 30 मिल रहा है। और बराबर में इधर भी देख लेते हैं, 2 तिया कितना हो गया, 6, और ये हो गया 5। यहाँ देखो ये कुछ अलग लग रहा है लेकिन आंसर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, 6 5 30, तो आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। लास्ट वाली 2 संख्याओं का गुणा करके पहली के साथ गुणा करो, और राइट साइड में पहली 2 संख्याओं का गुणा करके अंतिम तीसरी संख्या के साथ गुणा करो, तो आंसर एक जैसा आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सहचारी प्रॉपर्टी, या फिर क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पूर्ण संख्याओं में गुणन के अंतर्गत सहचारी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने भाग के अंतर्गत। तो भाग के अंतर्गत न तो कर्म विनिमय होता है और न ही सहचारी होती है। चलिए जी, भाग के अंतर्गत कर्म विनिमयता और सहचारी। तो अपनों ने पढ़ा है कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसमें लागू नहीं होगी, क्योंकि भाग के अंतर्गत कोई भी संख्या मिल सकती है, पूर्ण संख्या नहीं मिलती। कोई भी 2 संख्या उठा लो, जैसे a है और एक दूसरी b है, तो यहाँ अपने क्या कहेंगे, a बटा b कहेंगे और इधर b बटा a कहेंगे। क्रम चेंज कर दिया, तो यहाँ देखिए बराबर कभी नहीं मिलता। अगर मान लो 2 बटा 5 है और इधर 5 बटा 2 कर दिया, तो ये बराबर नहीं है, तो कर्म विनिमयता का नियम भाग के अंतर्गत लागू नहीं होता। अगर बात करें 3 संख्याओं की, तो जैसे मान लो कि a बटा b है और b बटा a है और तीसरी c बटा d है, इस तरह से। ठीक है, a b c 3 संख्याएं ले ली आपस में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार संख्या लेते हैं, 1 2 3, ये 3 संख्या ली,
ठीक है। तो 1 में 2 का भाग दिया, 2 में 3 का भाग दिया और 3 में वापस 1 का भाग दिया। और इधर क्या करेंगे, 1 में 2 का भाग, 2 में 3 का भाग और 3 में 1 का भाग। तो 3 संख्याएं उठानी है, तो यहाँ भाग का निशान लगा लेते हैं, भाग का निशान। ठीक है। अब अंतिम 2 संख्याओं का भाग और फिर पहली का भाग, और इधर पहली 2 संख्याओं का भाग और फिर अंतिम संख्या का भाग दें तो ये बराबर नहीं होता। ठीक है, तो चेक कीजिएगा आपकी ये बराबर नहीं होता। अपनों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं होती। तो पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत कर्म विनिमयता का नियम भी लागू नहीं होता और सहचारी का नियम भी लागू नहीं होता। किसमें? भाग के अंतर्गत। चलिए अब पढ़ते हैं अपने, चलिए जी अब बात करते हैं अपने पूर्ण संख्याओं के योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और गुणन तत्समक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी योज्य का मतलब होता है जोड़ और गुणन का मतलब होता है, पता ही आपको, कि गुणा। तो इसमें 2 तत्समक होते हैं पूर्ण संख्याओं के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक पूर्ण संख्याओं के लिए ऐसा मान या ऐसी संख्या कोई जो पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वापस वही संख्या मिले, तो वो क्या होगा? योज्य तत्समक होगा पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है, जोड़ने पर, इसका योज्य का मतलब होता है यहाँ जोड़। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 0 है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मैं कौन सी संख्या ऐड करूं कि वापस मेरे को वही पूर्ण संख्या मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पूर्ण संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या, और यहाँ अपने योज्य तत्समक ऐड करेंगे। ठीक है, तत्समक, तो वापस कौन सी संख्या मिलनी चाहिए? पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा और -2 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? 0 जोड़ेंगे। तो देखो और कोई संख्या है ही नहीं, 0 जोड़ेंगे तभी 2 मिलेगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। 0 एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? 0। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? कि ये हो गई कि वह संख्या जो पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वापस स्वयं पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या योज्य तत्समक कहलाती है। और योज्य तत्समक हमेशा पूर्ण संख्याओं का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या उसका 0 ही होगा, चाहे प्राइम नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, इंटीजर है, परिमेय संख्या है, तो सबके लिए 0 ही होगा योज्य तत्समक। अब बात करते हैं योज्य तत्समक का उल्टा, योज्य प्रतिलोम। एक वर्ड आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा। देखो योज्य तत्समक, अब योज्य प्रतिलोम, इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कोई संख्या 5 है और इसमें मैंने क्या ऐड किया कि वापस मेरे को 0 मिले, वही संख्या नहीं, 0 मिलना चाहिए। इसका उल्टा योज्य तत्समक 0 होता है और योज्य प्रतिलोम वापस आंसर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए 5 को अगर मैं क्या जोड़ूं कि 0 मिल जाए, तो -5 जोड़ूंगा तभी तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5 में -5 जोड़ूंगा तभी 0 मिलेगा। तो संख्या 5 का, सिर्फ 5 का, एक पूर्ण संख्या 5 है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। हालांकि यहाँ -5 एक पूर्णांक है, -5 क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगर कोई और एग्जांपल ले, जैसे मान लो 7 है, 7 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए? तो मैं 7 माइनस का 7 करूंगा ना, यहाँ देखो ये माइनस का 7 ऐड करूंगा, 7 में से 7 गया, 0 आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -1/2 यानी 0 मिलेगा। तो एक ये भी कंक्लूजन निकल रहा है कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा? पूर्ण संख्या का ऋणात्मक, पूर्ण संख्या का ऋणात्मक, ऋणात्मक जो मान होगा, ऋणात्मक
ऋणात्मक मान जो होगा वो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, हालांकि माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं रखी जाती, फिर भी पूर्ण संख्याओं का अगर स्पेशल बात करें योज्य प्रतिलोम की तो ऋणात्मक मान योज्य प्रतिलोम होगा। चलिए अब बात करते हैं गुणन तत्समक की। चलिए बात करें अपने गुणन तत्समक की। ठीक है, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। तो सभी संख्याओं का गुणन तत्समक जो होता है वो एक होता है। कितना होता है, एक। अभी बात करेंगे एक क्यों होता है, एक क्यों होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास संख्या है 5, तो गुणन तत्समक कौन सी ऐसी संख्या इसके साथ गुणा करे, गुणन, गुणन का मतलब गुणा, तत्समक का मतलब है ये एक, एक तत्समक है गुणन के लिए। तो 5 एक संख्या है, उसको कौन सी संख्या से गुणा करूं, यहाँ कौन सी संख्या से गुणा करूं कि आंसर मेरे को वापस वही संख्या मिले, 5 पूर्ण संख्या ही मिले। तो क्या कहूँगा मैं, 1 से गुणा करूँगा तभी तो 5 मिलेगा, नहीं तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि गुणा करने पर मेरे को वापस 5 मिल जाए। जैसे मान लो कोई संख्या a है, उसको मैं किस संख्या से गुणा करूं कि वापस मेरे को a ही मिल जाए। गुणा करने पर, ऐसे ही संख्या से गुणा करने पर जो वापस वही संख्या दे तो वह गुणन तत्समक कहलाता है। तो वो संख्या कौन सी है, एक है। तो गुणन तत्समक पूर्ण संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का, सभी संख्याओं का गुणन तत्समक क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि 1/5 का गुणन तत्समक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, एक ही होगा। चाहे बटे वाली संख्या तो भी क्या होगा, एक ही होगा। जीरो का नहीं होगा, 0 का 1 से गुणा करेंगे तो वापस 0 मिलेगा, वही संख्या मिल रही है। ठीक है, तो 0 का गुणन तत्समक क्या होगा, एक ही होगा। 0 का गुणन तत्समक कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि 0 का 1 से गुणा करें तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, वापस वही संख्या मिल रही है। तो अपने यही कह रहे थे कि 5 को 1 से गुणा किया तो वापस 5 संख्या मिले। ठीक है, ऐसे 0 का अगर पूछे गुणन तत्समक क्या होगा तो एक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया गुणन तत्समक। तो इसमें अपने लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं कि किसी संख्या का गुणन तत्समक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो वह गुणन तत्समक कहलाता है। और गुणन तत्समक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे कि गुणन तत्समक एक होता है। अब बात करते हैं गुणन प्रतिलोम की। तो बिल्कुल उसका उल्टा, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये a संख्या थी, ये संख्या थी a, ठीक है a, और यहाँ गुणन तत्समक, प्रतिलोम निकालना। गुणन प्रतिलोम मान लो ये क्वेश्चन मार्क है, गुणन प्रतिलोम क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ संख्या है मेरे पास, वापस a ही संख्या मिलेगी। ठीक है, a, तो यहाँ से ये संख्या निकालने तो ये डिवाइड में जाएगा तो a अपॉन a यानी 1 आ जाएगा, तो ये तो वही एक ही है। अब गुणन प्रतिलोम की बात करें कि जैसे मान लो a है, कितना है a, यानी आंसर 1 में a अपॉन a क्या किया, 1 आ गया, तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए लास्ट में, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रखूँ, ये तो था गुणन तत्समक। अब बात करें प्रतिलोम की, तो यहाँ कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि मेरे को आंसर 1 मिल जाए, गुणन तत्समक क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, वो गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। तो a का व्युत्क्रम यानी 1/a। अब देखिए आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। a से 1 हटा कितना आया, 1। तो ये अपने कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी संख्या का इसको लिख लेते हैं। ये देखिए, किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे मान लो 5 लिखा तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अगर मैंने 7/2 लिखा तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2/7। अगर मैंने 0 लिखा तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 करो तो ये हो जाएगा 1/0। अब यहाँ से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0 का गुणन तत्समक तो 1 था, लेकिन 0 का गुणन प्रतिलोम होता है या नहीं होता, इसके बारे में अपने डिस्कस करें। तो इसको आप देख लीजिएगा कि जैसे मान लो 0 है और आंसर 1 आना चाहिए, तो इसको, ये 0 है, जिस 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसके नीचे 1 माने, तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 का मतलब होता है यहाँ इनफाइनाइट, यानी परिभाषित ही नहीं है। तो परिभाषित नहीं है और इसको 0 से गुणा करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, अपरिभाषित ही मिलेगा, अपरिभाषित। तो ये याद रखेंगे कि 0 का गुणन प्रतिलोम परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, या कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि परिभाषित नहीं है।
तो ये ध्यान रखेंगे, 0 का गुणन प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। हाँ, 0 का गुणन तत्समक 1 होगा। गुणन तत्समक कितना होगा? 1 होगा। तो ये थे कुछ पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म और संख्याओं के योज्य तत्समक और गुणन तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा 7 क्वेश्चन हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा और वीडियो को रोक के और करके देखिएगा कि इनके आंसर क्या आते हैं, और मैं आपको इनके आंसर बताता हूं और आप अपना मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन, 7/5 के व्युत्क्रम का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? देखो व्युत्क्रम का 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 5/7। अब बात आ रही है गुणन प्रतिलोम की। तो गुणन प्रतिलोम मतलब इसको मैं 5/7 है, इसको 7/5 से गुणा करूंगा तभी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा आपका क्या आया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 1/7, -7, -1/7 या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा आपका क्या आंसर है। अब देखिए योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक होता है 0। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या को किस से ऐड करें कि 0 मिले, 0 आंसर आना चाहिए। तो 7 में -7 अगर जोड़ देंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। तो 7 का ऋणात्मक संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। आपको बताया भी था कि कोई भी संख्या उसका योज्य प्रतिलोम उसका ऋणात्मक संख्या होती है। तो 7 का ऋणात्मक क्या? -7। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक होता है। पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक 0 होता है हमेशा ही। ठीक है, यहाँ परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा, कुछ भी होगा, कोई भी संख्या है जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या, उनका योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या है? 0 होगा, -1 होगा, 0 या परिभाषित नहीं है। तो ये आपको अभी करवाया था कि 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो इसको पहले करके देखिए कि 0/1, ये 0/1 है का मतलब क्या हुआ? 0 ही हुआ। 0/1 का मतलब 0 हुआ। 0 का गुणन प्रतिलोम, गुणन तत्समक तो 1 होता है लेकिन गुणन प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुणन तत्समक का प्रतिलोम जो है वो परिभाषित ही नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, 3/4 तथा 9/4 के योग का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो पहले योग कीजिए, 3/4 और 9/4 का योग हो जाएगा। एलसीएम कितना? 4। तो सीधा जोड़ दो, 3 और 9 कितने हो गए? 12। तो ये हो गया 12/4 मतलब 4 तिया 12। तो योग कितना आया? 3 आया। योग 3 आया। अब 3 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का ऋणात्मक मान क्या है इनमें से? -3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आप देखिएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत कर्म विनिमय होती है, बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचारी है। गुणा के अंतर्गत, योग और गुणा के अंतर्गत सहचारी भी है और कर्म विनिमय भी होती है। आपको अभी बताया था। अगर फिर भी चेक करना हो तो लास्ट में आप फिर से चेक कर लीजिएगा उसको पढ़ के। ठीक है, अब देखिए सी कि पूर्ण संख्याएं वैकलन के अंतर्गत कर्म विनिमय, तो वैकलन यानी माइनस, तो माइनस के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं होती। ये प्रॉपर्टी अपनों ने पढ़ी थी। फिर है पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवर्त है। बिल्कुल है, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवर्त होती है। ये पढ़ा था। 2 × 3 कितना होता है? 6 एक पूर्ण संख्या है, संवर्त है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 × 5 × 4 और बराबर में है 6 × 5 × 4 पूर्ण संख्याओं के कौन से गुणधर्म के बारे में बताया गया है? तो ये गुणधर्म कौन सा है? यहाँ 3 संख्याएं आ रही है, 1 2 3 1 2 3, वापिस हुई 6 5 4 6 5 4, यानी सेम संख्याएं, 3 संख्याएं आती है सहचारी में। तो आंसर आएगा सहचारी में। तो कर्म विनिमय तो नहीं होगा, सहचारी में आएगा। तो ये देखिए 2 आंसर है सहचारी के। और यहाँ संक्रिया कौन सी है? गुणा की। तो गुणा की है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणन का सहचारी नियम के बारे में बताया गया है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। तो अब देखिएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो दोस्तों ये था पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।
भाग 2 अपनों ने किया है। तीसरे भाग में अपने करेंगे भारतीय मुद्रा के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।